दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों मैं प्रेम शंकर गुप्ता ऑफिशियली प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारा ये चैनल राष्ट्रवादी चैनल है, सनातनी चैनल है, इसलिए मेरी आपसे फिर से विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अपने जैसे विचार रखने वाले लोगों के साथ इस चैनल को साझा करें और सब्सक्रिप्शन भी बढ़वाएं। तो दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय है, आज हम दो विषय पे बात करेंगे। दो शख्सियत पे बात करेंगे। एक शख्सियत है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और दूसरी शख्सियत है यूपी के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी। तो पहले हम प्रधानमंत्री मोदी जी पे बात करते हैं। मोदी जी हो या योगी जी हो, दोनों अपनी लकीर को इतनी लंबी करते जा रहे हैं कि इनको छू पाना भी मुश्किल है। आज मोदी जी की उम्र 73 साल या 74 साल के लगभग है और उम्र के इस पड़ाव में भी उनके अंदर देशवासियों के सेवा की भावना इतनी उग्र है, उनके कार्यक्रम से देखने से पता चलता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं परसों दिन वो जबलपुर में छतरपुर के बागेश्वर धाम में थे। परसों दिन वहाँ पे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री एक अस्पताल बनवा रहे हैं और उसके शिलान्यास समारोह में गए थे। परसों दिन वहाँ पे थे वो। उसके बाद आके राजभवन में ठहरते हैं। कल का उनका कार्यक्रम देखिए। परसों दिन वहाँ पे वो कार्यक्रम उन्होंने अटेंड किया, फिर राजभवन में ठहरे। कल सवेरे सवेरे वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में थे और वहाँ पे एक इन्वेस्टर समिट हो रहा है। भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, वहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार के तत्वाधान में एक इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था। 10:30 से 11 बजे उस कार्यक्रम में वो देश भर से, दुनिया भर से बड़े बड़े उद्योगपति आए हुए थे, उनको संबोधित कर रहे थे और मध्य प्रदेश कैसे डेवलप किया पिछले 20-25 सालों में उसकी गाथा कह रहे थे। इन्वेस्टर समिट अटेंड करने के बाद दोपहर को पहुंच जाते हैं भागलपुर। चूंकि बिहार में इलेक्शन होने वाला है, वहां नीतीश जी के साथ मंच साझा करते हैं और अब चूंकि बिहार में इलेक्शन होने वाला है तो वहाँ पे काफ़ी पैकेजों को भी घोषणा करते हैं कि हम पुल बनाएंगे और जो भी वगैरह है कुछ क्या बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग वाले प्लांट कुछ बैठाएंगे वहाँ पे, इस तरह की घोषणाएं होती है। और बिहार के लोगों का जीवन किस तरह सुधरे, इस पे बात होती है। तो दोपहर को करीब 2-2:30 बजे वो भागलपुर में थे, वहाँ एक रैली को संबोधित कर रहे थे, रोड शो भी कर रहे थे। उसी से फिर शाम को हमें पता चलता है कि आसाम में एक समारोह है, वहाँ पे वो अटेंड कर रहे हैं। आसाम में भी रोड शो हुआ। रोड शो होने के बाद वहाँ के स्टेडियम में एक वहाँ का लोक नृत्य है और उसकी उस नृत्य के फोटो आपको वीडियो सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे। आप प्लीज़ देखिए, ये काफ़ी खूबसूरत एक समा वहाँ बंध गया था। और वहाँ पर भी एक रैली आयोजित की गई थी। स्टेडियम में काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे थे। वहाँ पे जो नृत्य हो रहा था, उनके परिधानों को देख के मन खुशी हो गया, मन बाग बाग हो गया। इतनी संख्या में इतने लोग, नृत्य करने वाले लोग, जिसमें पुरुष भी है महिलाएं भी है,
वो एक तरह के परिधान में थे और काफ़ी मनमोहक दृश्य उत्पन्न कर रहा था। तो एक दिन में 3 प्रदेश में 3 कार्यक्रम करना, जैसे मोदी जी चुनाव के समय जो रैली करते हैं, एक एक दिन में 3 रैली 3 प्रदेशों में करते हैं। जैसे लोकसभा चुनाव अभी 2024 का गया, जिसमें एक दिन में 3 रैली 4 प्रदेशों में करते थे। अभी भी मूड उनका वही है। मतलब बीजेपी वो पार्टी है जिसके मुखिया पुरुषार्थ करने में पीछे नहीं हटते हैं, और ये उनके जो नीचे जो काम करते हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनको प्रेरित करता है कि भैया आप भी इतनी पुरुषार्थ कीजिए। अगर आप पुरुषार्थ करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। तो ये 3 कार्यक्रम 73 साल की उम्र में भी अगर कोई व्यक्ति कर पाता है, और 3 प्रदेशों में, ये नहीं कि एक प्रदेश में कर रहा है, 3 प्रदेशों में कर पाता है, तो ये तारीफ करने वाली बात है दोस्तों। तो मोदी जी अपना रिकॉर्ड जो उन्होंने जो लाइन खींची है, जब वो मुख्यमंत्री थे तो देश को उन्होंने गुजरात मॉडल दिया, देश को बताया देखिए तरक्की इस तरह की जाती है, और उसी गुजरात मॉडल को दिखा के वो प्रधानमंत्री का चुनाव लड़े, और प्रधानमंत्री का चुनाव लड़के 2014 में चुन के आए, 2019 में चुन कर आए, और 2024 में फिर से चुन के आए। तो उन्होंने हिंदुस्तान को शो किया कि ये गुजरात मॉडल है, इस तरह से हमने तरक्की की, और यही मॉडल मैं पूरे देश में लागू करना चाहता हूँ, इससे पूरे देश की तरक्की होगी। और वो कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि मैं जिस चीज़ का शिलान्यास करता हूँ उसका लोकार्पण भी मैं ही करता हूँ। मतलब उनके समय में जो भी कार्य चालू होता है, कहीं ब्रिज बनना है, कहीं कोई भवन बनना है, कहीं पे कोई टनल बनना है, कहीं पे कुछ बोर्ड का उद्घाटन करना है, तो उसका शिलान्यास तो वो करते ही है, उसका लोकार्पण मतलब वो कार्यकारी हो जाए, वो प्रोजेक्ट कार्यकारी हो जाए, लोगों के काम में लगने लगे, ऐसी अवस्था भी उनके कार्यकाल में आ जाती है। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में हो जाता है। ये चीज़ कांग्रेस के ज़माने में नहीं थी। कांग्रेस के ज़माने में कोई चीज़ का शिलान्यास हो गया, उसके बाद उस चीज़ को कोई देखने नहीं आता था। उसमें पैसा आता था, लोग खा पी के खप जाते थे, लेकिन वो काम पूरा नहीं होता था। तो आज भी कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसको शिलान्यास तो कांग्रेस ने किया, लेकिन उसका लोकार्पण आके मोदी जी ने किया। तो देखिए दोस्तों, मेरा कहना है कि इस उम्र में भी मोदी जी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं देशवासियों के लिए, ये काबिले तारीफ है। इसके इसको किस हिसाब से हम बताएं कि 73 साल की उम्र में भी एक व्यक्ति इतना देश के लिए श्रम कर पा रहा है। 2024 के इलेक्शन में हमें लगा कि मोदी जी अब ढलान पे हैं। मोदी जी अब ढलान पे है, क्योंकि 2019 में उन्हें सीटें, बीजेपी को सीटें मिली थी 303, और 2024 के इलेक्शन में उन्हें सीटें मिली 240। तो हमें लगा मोदी जी अब ढलान पे आ गए हैं। लेकिन पिछले 8 महीनों में जिस तरह उन्होंने हरियाणा चुनाव जीत कर दिखाया, हरियाणा चुनाव वो पीछे से, बीजेपी उसमें सेकंड रनर थी, कांग्रेस फ्रंट रनर थी, लेकिन हरियाणा चुनाव जीता उन्होंने, सेकंड से वो फर्स्ट पे आए और जीत के दिखाया। महाराष्ट्र में फिर चुनाव जीत के दिखाया। महाराष्ट्र में भी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी का जो प्रदर्शन रहा वो प्रशंसनीय, वो अच्छा नहीं था, सेकंड ग्रेड का था। फर्स्ट ग्रेड में इंडी गठबंधन वाले थे, लेकिन सेकंड से वो फर्स्ट पे आए, महाराष्ट्र में भी फर्स्ट पे आए। ये करिश्मा फिर उन्होंने दिल्ली चुनाव में भी दिखा दिया। तो जैसे शेयर मार्केट में होता है ना, कोई भी शेयर जब सूचकांक बढ़ता है, कोई भी शेयर का जब इंडेक्स बढ़ता है, उसके भाव बढ़ते हैं, तो एक बार टॉप लगाता है, फिर थोड़ा सा नीचे गिरता है, फिर दोबारा टॉप लगाता है।
तो उसको हम लोग डबल बॉटम बोलते हैं, शेयर मार्केट की भाषा में उसको डबल टॉप बोलते हैं। तो मुझे लगता है मोदी जी अभी अपने डबल टॉप की तरफ बढ़ रहे हैं। एक टॉप उन्होंने 2019 में 303 से जब सीट आई थी, तो एक टॉप उस समय लगा था, और दूसरा टॉप अभी लग रहा है। अभी का जो समय लग रहा है, बीजेपी जिस हिसाब से उभर के आ रही है, अभी सेकंड टॉप लग रहा है, तो डबल टॉप हो गया। अभी ये वो कार्य, वो समय अभी वो समय काल अभी चल रहा है। डबल टॉप में सेकंड टॉप का कार्यकाल अभी चल रहा है। तो अब ये सोचने वाली बात है दोस्तों, 73 साल की उम्र में आप बोल सकते हैं कि अरे उनको प्लेन में जाना है, उनके पास सिक्योरिटी है, वो है ना टैन है, दुनिया भर के तामझाम है, उनको पास प्लेन से जाना है, फिर कार में बैठना है। आप एक रैली अटेंड कर लीजिए, अगर आप में क्षमता है तो दिन भर में आप एक रैली अटेंड कर लीजिए, आपकी हालत खराब हो जाएगी। इस तरह के जो मोदी जी जिस तरह के कार्यक्रम करते हैं, आप एक रैली उस हिसाब से दिन भर में कर लीजिए, तो वो भी आप सोचने लगेंगे कि भैया ये क्या क्या मैंने आज बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन मोदी जी 3 रैली एक दिन में कर पा रहे, वो भी अभी चुनाव का समय नहीं है तब। तो ये 24 घंटे 7 दिन 365 दिन मेहनत करने वाले लोग हैं। तो इसीलिए इलेक्शन के समय उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करना। इलेक्शन के समय तो मेहनत करना ही है। अब जब साल भर पढ़ाई करते हैं बच्चे, तो परीक्षा के समय भी पढ़ाई करते हैं, तो परीक्षा के समय उतना बोझ नहीं आता उन पर। तो इलेक्शन वही परीक्षा, राजनीतिक जो पॉलिटिकल पार्टी का परीक्षा कब होता है? जब इलेक्शन होता है तब। चूँकि साल भर मेहनत किया है, तो फिर उसको उन जो बिखरे हुए तिनके हैं उनको जोड़ने में उनको समय नहीं लगता है, और वो अच्छी तरह से जोड़ पाते हैं उसे। और फिर इलेक्शन में जब चुनाव होता है तो उसका फलाफल हमें देखने को मिलता है, और जो फलाफल देखने को मिलता है वो आश्चर्यचकित करने वाला रहता है। और विरोधी कहता है कि ईवीएम हैक हो गया। विरोधी जो साल भर मेहनत नहीं करते, इलेक्शन के समय आ जाते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे ऐसा करेंगे, पिछला उनका वादा का क्या हुआ उसका कोई हिसाब किताब नहीं, लेकिन फर्दर वादा करके चले गए। तो लोगों को उन पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो साल भर देखे नहीं जाते हैं। जो साल भर मैदान में रहता है, लोग उस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, उसे वोट देते हैं और जिताते भी हैं। और विरोधियों को लगता है कि भैया ईवीएम हैक हो गया। तो दोस्तों, ये रही बात मोदी जी की। अब बात करते हैं योगी जी की। कुंभ अपने समाप्ति पे है, तो योगी जी भी अपने हिसाब किताब इकट्ठे कर रहे हैं कि भैया अब कुंभ तो समाप्त हो रहा है। 26 शिवरात्रि के दिन स्नान के बाद कुंभ समाप्त हो जाएगा। तो योगी जी की कार्य क्षमता, उनकी प्रशासनिक क्षमता जो है, वो कुंभ के मेले के दौरान देखने को मिली। और जिस हिसाब से योगी की पुलिस ने कार्य किया है वो काबिले तारीफ है। और योगी की पुलिस के विषय में प्रशंसा के 2 शब्द तो बनते ही है दोस्तों। उन्होंने जिस हिसाब से काम किया है, 24 घंटे मेहनत किया है, क्योंकि ये मेला ऐसा नहीं कि सवेरे एक बार स्नान हुआ, शाम को स्नान हुआ, वहाँ 24 घंटे स्नान चल रहा है, और करोड़ों करोड़ों लोग हर दिन आ रहे हैं। अभी की जो खबर है कि लगता है कि 26 फरवरी तक ये आंकड़ा 75 करोड़ पहुँच जाएगा। तो ये बात अलग है दोस्तों। यहाँ पे योगी जी ने मेहनत किया, और जिस हिसाब से योगी की पुलिस ने काम किया, वहाँ का प्रशासन जिस हिसाब से लगा रहा, और लोग आ रहे हैं, स्नान के बाद घर को जा रहे हैं। अच्छा, किसी के मन में ये शिकायत की भाव नहीं है कि हमें, अगर किसी को कोई तकलीफ भी हुआ है, मुझे नहीं लगता किसी को कोई तकलीफ हुआ है, क्योंकि लोग स्नान करने जाते हैं, वो अपना पुण्य बढ़ाने जाते हैं। कहीं भी किसी मंदिर में लोग जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? वो जाते हैं कि हमारा पुण्य कुछ बढ़े, भगवान के प्रति उनकी जो श्रद्धा रहती है, जो भावना रहती है, इसमें कुछ बढ़ोतरी हो, इसीलिए जाते हैं। इसमें अगर कोई कष्ट भी होता है, अगर किसी को थोड़ा ज़्यादा चलना भी पड़ा, किसी को कोई चीज़ का, किसी को खाना समय पे नहीं मिला, किसी को भोजन पानी पीने में थोड़ा देर हो गया, तो इसे लोग सहर्ष स्वीकार करते हैं। इसे सोचते हैं कि यह हमारी परीक्षा थी। अगर
इस पुण्य बढ़ाने के क्रम में हम कुछ हमें परेशानी भी हो गई तो सोचते हैं चलो शिकायत, ये हम हमारा ही हमें भगवान कुछ कष्ट देना चाहता था और इसे हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। हम आके शिकायत नहीं करते कि हमें पानी देर से मिला, हमें नाश्ता नहीं मिला, हमें खाना नहीं मिला, वहाँ व्यवस्था ठीक नहीं थी। व्यवस्था जबकि वहाँ सुंदर व्यवस्था है, लोग स्नान कर रहे हैं, कपड़े इवन की हमारे एक परिचित है वो अकेले गए थे और वो अपना कपड़ा एक जगह कपड़ा और उनका जो बैग था वो रख के गए, अपना नहा के आए, कपड़ा उनका बैग ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था, उस बैग को किसी ने हाथ नहीं लगाया था। और वो भी कब की बात बता रहा हूँ मैं, जब मौनी अमावस्या में स्नान था उस समय की बात बता रहा हूँ दोस्तों। मौनी अमावस्या में जो भोर को 2-2:30 बजे जो भगदड़ मची थी, उस दिन वो 9 बजे सवेरे स्नान किया उन्होंने मौनी अमावस्या को। वो चूँकि अकेले गए थे और वो घाट के बगल में अपना कपड़ा बैग वगैरह रख के गए, स्नान करके आए, फिर कपड़ा वगैरह चेंज करके फिर वो अपना बैग लेके आए। हालांकि उनको उस दिन काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ा, बोले ठीक है, अगर किसी तीर्थ में जाते हैं कभी ज़्यादा चलना पड़ता है तो लोग इसे हिंदू मान्यता के अनुसार लोग इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। लेकिन विरोधी कह रहे हैं कि लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, कि कोई ये नहीं कर रहा है, वो अलग अलग तरह के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ आम जनमानस के गले नहीं उतर रहा है। लोग आज भी करोड़ों की संख्या में वहाँ पहुँच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। स्नान करने से वो भगवान के समीप अपने आप को पाते हैं, ये भावना लेके जाते हैं और वो स्नान करके खुशी खुशी आते हैं। तो मैं आज बात कर रहा हूँ योगी जी की, जो कल स्पीच थी उत्तर प्रदेश विधानसभा में। मोदी जी तो काफ़ी इंतजार करते हैं, अगर अपने विरोधियों को जवाब देना होता है तो मोदी जी इंतजार करते हैं कब मौका आता है फिर बोलते हैं। तो मोदी जी इस मामले में थोड़े स्लो साबित होते हैं, लेकिन योगी जी अपने विरोधियों को संग संग जवाब देते हैं। हालांकि विरोधी प्रोपेगेंडा फैला रहा है, कुंभ में लोगों को खाना पानी नहीं मिल रहा है, व्यवस्था सही नहीं है, गंदगी है, लेकिन योगी जी इस चीज़ के बारे में वो उनका जो स्पीच है, कल उन्होंने जो विधानसभा में स्पीच दिया, वो आने वाले कई दिनों तक लोगों के कानों में, ये खासकर उत्तर प्रदेश के लोगों के कानों में गूंजेगा, पूरे भारतवर्ष के लोगों के कानों में गूंजेगा। ये स्पीच मुझे बहुत बेहतरीन लगा दोस्तों। इसी स्पीच के क्रम में वो कहते हैं, जैसे कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना है वो भगवान के रूप में भगवान को उसी हिसाब से देखता है। तो यहाँ पे योगी जी कहते हैं ये कुंभ है, अमृत मंथन की बूंदें गिरी थी यहाँ पे। हम कहते हैं कि अमृत मंथन जो हुआ था उसमें बूंद गिरी थी। तो इस बूंद को प्राप्त करने के लिए देव भी आते हैं, दानव भी आते हैं। तो देव आए तो उन्हें जो प्राप्त हुआ, उन्होंने वो जो देखते हैं उस पर वो चर्चा कर रहे थे। दानव आए, वो जो देख रहे हैं उस पर वो चर्चा कर रहे हैं। तो इसी क्रम में वो विधानसभा में कहते हैं, ये पूरे कुंभ का सार है दोस्तों। विधानसभा में जो उन्होंने कुछ लाइनें कही, कुछ वाक्य कहे, वो आने वाले कई वर्षों तक लोगों के दिमाग में गूंजेगा। और उन्होंने और प्लस क्या है कि अपने विरोधियों को जो कि सनातन से द्रोह करते हैं, जो राष्ट्रभक्त नहीं है, देशभक्त नहीं है, जो हिंदू संस्कृतियों से घृणा करते हैं, उन लोगों को कैसे जवाब दिया और किस तरह ठोक के जवाब दिया दोस्तों, वो सुनने लायक है। और वो आप वीडियो देख सकते हैं, सोशल मीडिया में उपलब्ध है। तो उसके कुछ लाइनें मैं उद्धृत करता हूँ, वो आप सुनिए, मज़ा आएगा दोस्तों। वो कहते हैं, गिद्धों को लाश मिली, सूअरों को गंदगी मिली। वो कह रहे हैं कुंभ में जो लोग आए स्नान करने के लिए, वो कह रहे हैं कि गिद्धों को लाश मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को सुंदर तस्वीर मिली।
आस्थावान लोगों को पुण्य मिला। वाह क्या बात है, आस्थावान लोगों को पुण्य मिला। सज्जनों को सज्जनता मिली, सज्जन लोग हैं उनको सज्जनता मिली। भक्तों को भगवान मिले, जो भक्त है उनको भगवान मिले। व्यापारियों को धंधा मिला, व्यापारियों को धंधा मिला। श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली। तो कहते हैं कि आपकी जैसी भावना है, आपकी भावना के हिसाब से वहाँ पे मोती पड़ा हुआ है, आप अपनी भावना के हिसाब से उस मोती को चुन लीजिए। तो ये जो ये जो 7-8 लाइनें हैं दोस्तों, ये आने वाले कई दिनों तक सुनी जाएगी और एक दूसरे से जो चर्चा होती है उसमें ये लाइनें बताई जाएगी। तो ये तो मुझे काफ़ी, ये 7-8 लाइनें मुझे रोमांचित कर गया दोस्तों। उसमें एक लाइन जो बोलते हैं योगी जी, भक्तों को भगवान मिले। क्या बात है दोस्तों। इसी लाइनों पे तुलसीदास जी कहा है। तुलसीदास जी 450-500 साल पहले कह के गए, जो रामायण लिखे गए वो आज भी चरितार्थ है दोस्तों। इन्हीं सब लाइनों के कारण, इन्हीं सब वाक्यों के कारण तुलसीदास जी कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपकी जैसी भावना है आप प्रभु को उसी मूरत, उसी रूप में देख पाते हैं दोस्तों। हिंदू धर्म में यह है कि आपकी जैसी भावना है आप उसी हिसाब से देख पाते हैं। जैसे एक कहानी एक छोटी सी कहानी में इसका जिक्र कर रहा हूँ। कहानी है कि एक 4-5 अंधे थे, तो एक हाथी उनके सामने खड़ा कर दिया गया। तो अंधों को कहा गया कि भैया आप हाथी है, इनको छू के बताओ तुम्हें क्या क्या अनुभव हो रहा है, क्या लग रहा है। तो जो हाथी का कान पकड़ा वो बता रहा है कि हाथी सूप के जैसे है। जो हाथी के पैर पकड़ा वो बताया कि हाथी किसी खंबे की तरह है। जो हाथी का सूंड पकड़ा वो बताया हाथी किसी मोटे पाइप की तरह है। तो अंधे हैं, देख नहीं सकते, उन्होंने हाथी को देखा नहीं कभी। तो जो चीज को पकड़ा उसी हिसाब से भगवान का वर्णन कर रहे हैं दोस्तों। तो उसी हिसाब से योगी जी ने कुंभ में आने वाले लोगों के प्रकार बता दिए दोस्तों। गिद्धों को लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को सुंदर तस्वीर मिली, आस्थावान लोगों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, भक्तों को भगवान मिले, व्यापारियों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली। ये लाइन मेरे ख्याल से काफ़ी दिनों तक याद रखी जाएगी दोस्तों। दोस्तों फिलहाल इतना ही। जय श्री राम।